In this video we are going to discuss about class 5th SST chapter 13 द एज ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टीम इंजन, मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फूड फॉर मशीन्स, कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन, जो डिस्कवरी हुई थी मेटल्स की, जैसे कि कॉपर की, आयरन की, ये लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेके आई थी। ठीक है, और जब स्टोन का टूल बना, ठीक है, तो स्टोन का जब टूल बनने लगा तो ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर और लेटर बाय आयरन से। ठीक है, मतलब जब पहले जो अर्ली मैन थे वो स्टोन का टूल्स बनाते थे, पत्थरों का। ठीक है, फिर जैसे जैसे कॉपर एंड आयरन का मतलब खोज हुआ, पता चला, तो स्टोन टूल्स की जगह इनका यूज़ होने लगा। किस चीज़ से बने टूल्स का? कॉपर और आयरन के। आयरन जो होता है वो कॉपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो टूल्स आयरन से बने होते हैं जैसे कि एक्सेस, प्लग, ईटीसी, इसमें क्या होता है कि मैन्स लाइफ मच ईजी, इसने मैन्स की लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया है। मैन जो है वो काफ़ी स्किल्ड फार्मर बन गया है, कारपेंटर वगैरह बन गया है। ही कुड चॉप ट्रीज़, अब वो पेड़ों को भी काट सकता है, फॉरेस्ट को क्लियर कर सकता है ना, और लैंड को फॉर्म में बदल सकता है। मतलब अगर प्लेन लैंड है तो उसको फार्मिंग के लिए उस लैंड को बना सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीम इंजन। यहाँ देखिए स्टीम इंजन क्या होता है, भाप से चलने वाली यहाँ पे है इंजन। ठीक है, तो स्टीम इंजन को देखते हैं। ये है जेम्स वाट, ये मास प्रोडक्शन बना हुआ है। तो स्टीम इंजन से स्टार्ट करते हैं। मैन कंटिन्यूड वर्किंग ऑन अ रोड टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल, जो आदमी है वो दिन प्रतिदिन काम क्यों कर रहा है? ताकि अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सके। ठीक है, और उसकी लाइफ और कंफर्टेबल कब बनी? जब स्टीम इंजन बना था 1769 में। किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया था। इट पेव द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ अ रेलवे इंजन। ठीक है, एक रेलवे इंजन जैसा बनाया था। स्टीम लोकोमोटिव वॉज मेड बाय जॉर्ज स्टेप्सन। स्टीम का जो लोकोमोटिव होता है इंजन का, वो जॉर्ज स्टेप्सन ने बनाया था। स्टीम इंजन्स कुड बी यूज फॉर फ्लाइंग शिप्स इन द हाई सीज। ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन। उसके बाद जब पेट्रोल और डीजल इंजन बनने लगे, ऑयल से चलने लगे, तो स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है अस हेयरिंग इन द एज ऑफ मोटर कार, बसेस, ट्रक एंड मोर पावरफुल रेलवे इंजन। उसके बाद धीरे धीरे मोटर कार वगैरह, बसेस, ट्रक एंड मोर पावरफुल रेलवे इंजन बनने लगे। ये देखिए, ये स्टीम इंजन है। पहले की ट्रेन ऐसे होती थी। ठीक, इनको बनाया था ये जेम्स वाट ने। फिर यहाँ पे दिया है क्या? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन देखिए क्या होता है, मैं पढ़ाने से पहले बता दूँ। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी एक चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करना। ठीक, जैसे अगर आप गेहूँ की मैं बात करूँ, वीट की, तो अगर आप वीट ग्रो कर रहे हैं तो उसको बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हो। ठीक है, उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। विद द कमिंग ऑफ द मशीन इज द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स अंडरवेंट अ बिग चेंज। अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल वर made by a craftsman one by one it with his hand, but all this changed when he had a machine at his disposal। मतलब पहले क्या है, चीज़ें क्या इतनी अधिक मात्रा में नहीं बनती थी, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, चीज़ें डेवलप होती गई ना, मशीन बनते गए, तो उनका यूज़ भी बढ़ता गया। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ क्या होता है? लोहार। एक लोहार की बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी स्टोरी है यहाँ पे कि हु यूज टू मेक राइफल्स इन हिज लिटिल वर्कशॉप। वो क्या बनाता था? अपनी छोटी सी शॉप में राइफल्स बनाता था। वन डे ही डिस्कवर्ड एन ऑर्डर ऑफ अबाउट 10,000 राइफल्स टू बी सप्लाइड विद इन अ गिवन टाइम। एक बार उसे ऑर्डर मिला था 10,000 राइफल्स को बनाने का। पीपल वर सरप्राइज एंड वर क्यूरियस टू नो। लोग काफ़ी सरप्राइज थे और क्यूरियस थे, मतलब कि जानने के लिए उत्सुक थे। क्या जानने के लिए? हाउ टू वुड मेक सो मैनी राइफल्स इन सच अ शॉर्ट टाइम, कि वो इतने छोटे से समय में इतने राइफल्स कैसे बनाएगा। ही केयरफुली प्रिपेयर द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ अ राइफल। वो आराम से केयरफुली प्रिपेयर कर लिया था डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ द राइफल का, कैसे करता था। देन ही प्रिपेयर द मोल्ड्स टू मेक वेरियस पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स वर मेड बाय अदर ब्लैक स्मिथ्स। ठीक है, सेपरेटली ऑन असेंबलिंग दीज पार्ट्स, मतलब कि उसके जो पार्ट्स थे वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लोगों से बनवाता था।
फिर क्या करता था, फिर है कि ऑन असेंबलिंग दीज पार्ट द राइफल्स फॉर रेडी। उसके बाद वो जो असेंबलिंग करता था, असेंबलिंग करना मतलब उस अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ देता था और राइफ़ल बना देता था। ऑल द राइफल्स एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज़, और जो जितने भी राइफ़ल थे सबकी साइजेस और क्वालिटी सेम रहती थी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ मास प्रोडक्शन, इसी को मास प्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कि उसने राइफ़ल बनाया तो 10,000 राइफ़ल एक जैसा, एक साइज़ का, एक क्वालिटी का बनाया, है ना, तो उसी को बोलते हैं मास प्रोडक्शन, जब किसी चीज़ को बहुत अधिक क्वांटिटी में बनाया जाए। मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन्स टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन अ लार्ज नंबर। मैंने यही बताया ना, किसी एक तरह की चीज़ों को बहुत अधिक संख्या में बनाना। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मास प्रोडक्शन लेड टू द सेटिंग ऑफ अ बिग फैक्ट्रीज वेयर थिंग्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वान्टिटीज। मशीन्स एंड फैक्ट्रीज हैव ब्रॉट अबाउट सच अ ग्रेट चेंज इन द मैंस लाइफ। धीरे धीरे जो मशीन थे और जो फैक्ट्रीज थे, ये लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस ले के आए थे, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मशीन वगैरह बनते थे उसी को बोला गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे कि पहले मशीन जो बनते थे कंपनी में या फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उससे ज़्यादा चीज़ प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जा सकता था ना। उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता गया और इंडस्ट्री के फील्ड में भी काफ़ी चेंजेस आए थे। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल जो चेंजेस रिवॉल्यूशन हुआ था वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 19th सेंचुरी में। ओके, मशीन्स कुड डू द वर्क मच फास्टर। जो मशीन है वो काम को काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी के जो सामान होते हैं, मतलब कि कोई भी सामान बहुत अधिक क्वांटिटी में बहुत चीप रेट पे, मतलब बहुत सस्ते रेट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। फूड फॉर मशीन। अर्लियर मशीन्स वर रन विद द स्टीम इंजन। जो पहले के मशीन्स थे वो स्टीम इंजन पे चलते थे, ठीक है। फिर है स्टीम केम, ये देखिए, स्टीम केम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। और कैसे होता था, भाप इंजन उसको बोला जाता था ना। फॉर बॉइलिंग वाटर फायर वॉज नेसेसरी, ठीक है, पानी को बॉयल करने के लिए फायर की ज़रूरत पड़ती थी। सो मशीन्स हैड टू बी कंटिन्यूसली फेड विद वुड और कोल। इसलिए मशीन्स को चलाने के लिए पहले कंटिन्यू उसमें वुड या कोल डालना पड़ता था। अब देखिए कोल आ गया। कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल टू द यूज्ड इन मशीन। कोल जो पहला फ्यूल था जो मशीन में यूज़ हुआ था। सो माइंस वर डग टू टेक आउट द कोल। इसलिए माइंस की खुदाई की जाती ताकि कोल्स को निकाला जा सके। एज द डिमांड फॉर कोल वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मैन केप्ट ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर। सम कोल माइंस आर देयर टू 4 किलोमीटर्स डीप। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई मशीन के लिए कोल की आवश्यकता थी, इसलिए बहुत अधिक गहराई तक माइंस किया जाने लगा। मतलब कभी कभी कोल के लिए कितने गहरा, 3 से 4 किलोमीटर गहरा खुदाई किया जाने लगा था, ठीक है। पीपल soon realized that coal would not last forever as the coal deposits in the mines were limited। सबको पता है अगर ऐसे ही किया गया तो कोल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनका भी जो स्टॉक है वो लिमिटेड ही है। सो मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए लोगों ने कुछ दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये कोल माइन में कैसे लोग कोयला लेके जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद आया मिनरल ऑयल। इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के काफ़ी गहराई में पाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ये एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक से अमेरिका में 1857 में डिस्कवर हुआ था। दिस मिनरल और क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल। मतलब कि जो ये क्रूड ऑयल निकाला जाता था उससे क्या क्या तैयार किया, इसको रिफ़ाइन किया जाता था, ठीक है। किसी चीज़ को रिफ़ाइन करना मतलब साफ़ करना। रिफ़ाइन करके इससे कैरोसिन बनता था, पेट्रोल, ओके, गैसोलीन, डीजल और अदर ऑयल इससे बनते थे। फिर है डैमलर अ जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्वेंटेड एन इंजन, एक ऐसा उन्होंने इंजन बनाया था विच रैन ऑन, किस पे चलता था वो, पेट्रोल पे चलता था। किस पे चलता था, पेट्रोल पे चलता था। इट वॉज देन डेवलप्ड टू द यूजेस इन मोटर कार। उसके बाद ये कहाँ मोटर कार में यूज़ होता था। विथ न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन मैनी व्हीकल रनिंग ऑन पेट्रोल।
उसके बाद धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होते गए, खोज होता गया, तो बहुत से व्हीकल्स थे जो पेट्रोल और डीजल पे चलते थे। लेटर अनदर जर्मन इंजीनियर नेम रुडोल्फ डीजल, पहले पेट्रोल पे सिर्फ चलते थे, ठीक है, पहले सिर्फ पेट्रोल पे चलते थे। उसके बाद एक नए इंजीनियर आए, कौन? रुडोल्फ डीजल। इन्वेंटेड एन इंजन विच, इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो किस पे चलता था? दूसरे तरह के मिनरल ऑयल पे चलता था, विच वॉज चीपर देन पेट्रोल, मतलब ये भी एक मिनरल ऑयल पे ही चलता था जिन्होंने इंजन की खोज की थी, लेकिन वो पेट्रोल से सस्ता था। दिस ऑयल इज कॉल्ड डीजल, इसका नाम रखा गया डीजल, इनके टाइटल पे रुडोल्फ डीजल इनका नाम था, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। आफ्टर द नेम ऑफ द इंजीनियर, मतलब इंजीनियर के नेम पे रखा गया। हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन, पंप सेट्स रन ऑन डीजल, अब क्या है, ये सब किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं। फिर आगे है कि द डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल्स आर ऑल्सो लिमिटेड, जो मिनरल ऑयल है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। द रेट एट विच मिनरल ऑयल इज़ बीइंग कंज्यूम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह से मिनरल ऑयल का यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, द ऑयल इज रिजर्व मे सून बी एग्जॉस्टेड, मतलब कि इस तरह से जो ऑयल है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये ऑयल रिग का है जो फिगर है, ये क्या है? ऑयल निकालने के लिए बना हुआ है, ये है डैम, ठीक है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोर्स के मतलब कि एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इस समय मोस्ट ऑफ इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, मोस्टली किस से बनता है? कोल, मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर से बनता है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर की मूविंग से बनता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ह्यूज डैम्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स, बड़े बड़े जो डैम है वो रिवर पे बनाए जाते हैं। द वाटर द स्टोर्ड फॉल्स फोर्सफुली फ्रॉम अ ग्रेट हाई, मतलब इसमें क्या होता है कि वाटर जो है काफ़ी ऊंचाई से फोर्सफुली गिराया जाता है नीचे से, नीचे की तरफ काफ़ी ऊंचाई से। एंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराने से क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आती है, ठीक। आगे देखते हैं। द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवर हुआ था वो भी, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अ मैन इन द नीदरलैंड, एक जगह का नाम है, एक आदमी था नीदरलैंड में, डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार, उसने एक टॉय को डेवलप किया जिसका नाम था लेडन जार। द टॉय हैड टू वायर्स, उसमें दो वायर्स थे, वन इन अ ग्लास एंड अदर आउटसाइड इट, जो कि एक ग्लास में था दूसरा बाहर की तरफ था। ऑन ज्वाइनिंग द टू वायर, जब दोनों वायर को जोड़ा जाता था, सम स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड, जब दोनों तारों को आपस में जोड़ा जाता था तो स्पार्क्स होता, स्पार्क मतलब चिंगारी निकलती थी। समटाइम्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड शॉक, कभी कभी एक हल्का सा झटका भी लगता था करंट का। दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थिंकिंग, इस तरह से जो अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सोच में पड़ गए। ही ऑल्सो ऑब्जर्व लाइटनिंग इन द स्काई एंड ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ देयर वॉज एन एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। ही प्रिपेयर्ड अ पेपर काइट, देखिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये इन्होंने जब आसमान में जब मतलब मौसम ख़राब होता था, बारिश होती थी, तो जो लाइटनिंग होती थी स्काई में, ये उसको भी देख के काफ़ी शॉक रहते थे, और उस लाइट को देख के और ये जो टू वायर में आपस में स्पार्किंग होती है उसको देख के ये सोचते थे क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है। जैसे जब दो तार को आप आपस में कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें स्पार्कलिंग हो रही थी, और इनको भी जब आसमान में बिजली चमकती थी तो उसमें भी स्पार्कलिंग जैसी होती है ना, तो इनको लगता था कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है। फिर क्या हुआ? ही प्रिपेयर्ड अ पेपर काइट, इन्होंने एक पेपर काइट बनाया। अब देखिए इन्होंने क्या किया। When there was thunder and lightning in the sky, he flew his kite high into the sky. जब आसमान में बहुत मतलब मौसम ख़राब था, बिजली चमक रही थी ना, बादल गरज रहे थे, तो उन्होंने अपने काइट को आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ाया। He had attached a piece of wire to his kite. उन्होंने अपनी काइट में एक वायर को जोड़ दिया, वायर के पीस को, and a piece of metal at the other end of the thread.
और मतलब कि जो तार जोड़ा था वह एक एंड क्या था, धागे में जुड़ा हुआ था, एक पतंग से जुड़ा हुआ था। द मोमेंट देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ही टच द मेटल पीस एंड फेल्ट अ शॉक। ठीक, और जैसे जैसे बिजली जब चमक रही थी तो अब वो मतलब देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, जैसे जैसे बिजली चमक रही थी वो मेटल के पीस को, तार को टच करते थे, उन्हें शॉक लग जाता था। दिस confirmed that the sparks in the leaden jars and the lightning in the sky were similar। इससे इनको पता चल गया कि जो स्पार्कलिंग हो रही थी उनके टॉय में और जो लाइटनिंग में होती है बिजली चमकने पे वह सेम है। ठीक है, तो बस इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।